नमस्कार, मैं हूं श्री शुक्ला। आप देख रहे हैं अग्निपथ। उत्तर प्रदेश में जब निकाय चुनाव की सुगबुगाहट हुई तो सभी पार्टियां अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई थी। लेकिन उसके बाद इस निकाय चुनाव की कहानी में अलग ट्विस्ट आया। तमाम लोग ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दाखिल करने के बाद अपना अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखने लगे और उसके बाद अपना पक्ष रखने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो ओबीसी आरक्षण की जो प्रक्रिया को अपनाया गया है वो ठीक नहीं है। कोर्ट ने लंबी सुनवाई की और इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक आदेश दिया। उस आदेश में उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के सरकार चुनाव कराए और इस बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव को भी नियत समय पर कराया जाए। इसके बाद से सियासत तेज हो गई। इस तेज हुई सियासत में सभी पार्टियां बीजेपी सरकार को घेरने में जुट गई। इसी बीच में सरकार ने आयोग का गठन कर दिया। अब आयोग का कहना है कि उनको इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 6 महीने लगेंगे। उधर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है उसने ओबीसी की उपेक्षा की है और अगर यही हाल रहा था वो दलितों की भी उपेक्षा करेंगे। उधर बीजेपी अपना पक्ष रखते हुए बार बार कह रही है कि हम बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव को नहीं कराएंगे। ऐसे में ये दिलचस्प हो गया है कि आखिरकार सभी पार्टियां अपने आप को ओबीसी का हितैषी बता रही हैं। वजह साफ है, एक बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में ओबीसी का और उस बड़े वोट बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी बीजेपी की है। अब विपक्षी पार्टियों को मौका मिला है तो वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। ये बताने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि जो बीजेपी है वो बीजेपी ओबीसी के हित में काम नहीं कर रही है। अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं तो आखिरकार ये दिक्कत शुरू कहां से हुई। ये जो ओबीसी आरक्षण को लेके जो तकनीकी दिक्कत शुरू हुई वो शुरू हुई कि 2010 से किसी ने भी आयोग नहीं बनाया और उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जिसमें ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण को करवाने की बात की गई थी। अब इस आधार पर ट्रिपल टेस्ट के बिना जो आरक्षण रैंडम एक तरह से कहा जाए टेस्टिंग कराई गई उसको कोर्ट ने दरकिनार कर दिया। अब निकाय चुनाव तो आगे की बात हो गई है। अब लड़ाई ओबीसी वोटर्स को लेके हो गई है कि कौन सबसे बड़ा हितैषी है। बसपा का अपना कहना है, सपा का अपना कहना है, सुभाषपा का अपना कहना है, आम आदमी पार्टी का अपना कहना है, बीजेपी का अपना कहना है। एक बहुत बड़ा वर्ग है और ये बात सिर्फ निकाय चुनाव की नहीं है, ये बात 2024 तक की है। क्योंकि कोई भी पार्टी इस बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश करती आई है और कोई भी पार्टी उस बड़े वोट बैंक को खोना नहीं चाहती है। इसलिए लड़ाई बहुत जोरों पर है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन सब के बीच में जो सियासी जंग चल रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इसका विरोध करेंगे, हम सड़कों पर विरोध करेंगे। जबकि बीजेपी का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो खोखले दावे कर रही है, इसमें कोई दम नहीं है, हम तो खुद ही ओबीसी जो हैं उनके हितैषी हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कौन सबसे बड़ा हितैषी है उत्तर प्रदेश में ओबीसी को लेकर। ओम प्रकाश राजभर ने आज फिर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म किया और ओबीसियों की अनदेखी की है, उनके हितों की अनदेखी की है, तो आप अब उनके फरमाबरदार होकर कहां से खड़े हो गए। तो सभी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ रिएक्शन सुना दूं, उसके बाद इस गंभीर चर्चा को हम शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है और आज
पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके न केवल उनको धोखा दिया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। अखिलेश यादव जी घड़ियाली आंसू न बहाएं। वो परिवार की भलाई के लिए पिछड़ों की बात करने की बात करते हैं। वो पिछड़ों का भला नहीं, परिवार का भला चाहते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार तत्काल कुछ घंटों में आयोग का गठन कर दिया है और हर स्थिति में हम ओबीसी समाज के हकों के साथ हैं। उनके बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे। 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, शेष जातियां नहीं पा रही हैं। इन जातियों को आरक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 27% आरक्षण को बांट करके सबको हिस्सा दे। आरक्षण है वो जाति नहीं, जातियों का समूह है। जो 66 समूह है, लेदरमैन है, वाशरमैन है, फिशरमैन है, क्राफ्ट्समैन है, मतलब जो है जाटव की उपजाति हैं, धोबी की उपजाति हैं, मझवार की उपजातियां हैं और क्राफ्ट्समैन शिल्पकार की उपजातियां हैं। तो ऐसी उपजातियों के जो सर नेम लगाने वाले थे वो ढेर सारी पिछड़ी जातियों में हैं। तो जो विसंगति पाई गई है, जो कोर्ट को अवसर मिला था इसको टिप्पणी करने का, रोकने का कि जो संवैधानिक नहीं है, जो पिछड़े का आरक्षण है, बिना पिछड़े का आरक्षण का ही चुनाव करा दो, तो मैं उस न्यायालय पर चाहूँगा कि विचार होना चाहिए और विचार के लिए पुनर्विचार जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा है। आरक्षण हिंदुस्तान के संविधान ने यहाँ के जरूरतमंदों को दिया है। जो उसकी योग्यता थी, उस योग्यता के आधार पर आरक्षण दिया गया है और जो अधिकार हमारे संविधान में दिया हुआ है उससे कोई खिलवाड़ नहीं होगा। जिसका जो अधिकार है वो उसको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। काफी चुनौतीपूर्ण है, काफी इसमें परिश्रम करना पड़ेगा और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हुए हैं उन्हीं की लाइट में गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पर काम करना होगा। 6 महीने तो कम से कम लगे, क्योंकि पूरे यूपी में घूमना पड़ेगा। यूपी में हर जिले में जाना पड़ेगा, वहाँ से डाटा कलेक्ट होंगे, वहाँ से रेवेन्यू ऑफिसर से जो कलेक्टर्स वगैरह उनसे बात करके सब तैयार करेंगे। हर जिले का अलग बनाना पड़ेगा। तो आपने सुना जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनका रिएक्शन सुना। उन्होंने कहा कि हर जिले में जाना पड़ेगा, इसके लिए 6 महीने लगेंगे, यानी चुनाव टलने की सूरत नज़र आ रही है। और उधर हाई कोर्ट का अपना निर्णय है। अब इस बीच में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है ये इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ी लड़ाई है, वो ओबीसी का हितैषी कौन, इसी को लेकर हो रही है। और एक मुद्दा मिल ही गया है विपक्ष को, बड़ा मुद्दा है, बड़ा वोट बैंक है, उसको क्यों ना वो भुनाए, क्यों ना वो अपनी तरफ करे। और बीजेपी अपनी तरह से बात कर रही है, वो सरकार के बारे में कह रही है कि सरकार हितैषी है, सरकार ओबीसी के बिना ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराएगी। तो ऐसे में ये मुद्दा कितनी दूर तक जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम गेस्ट पैनल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। अनूप संडा जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विद्या गौतम जी हैं, नेता हैं बीएसपी की। प्रद्यात शुक्ला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। सुभाष चंद्र यादव जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। संजय चौधरी प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और कृष्णकांत पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करूँगा संजय चौधरी जी का। संजय जी, आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो बीजेपी है वो सौतेला व्यवहार कर रही है, बीजेपी सरकार जो है वो ओबीसी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और ओबीसी आरक्षण को खत्म करके उसने धोखा दिया है, तो क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल केवल जाति विशेष और वर्ग विशेष की राजनीति लगातार अपने राजनीतिक जीवन में करता रहा हो, वो ये कहे कि कौवा कान ले गया, तो मुझे लगता है ये देखने की जरूरत है कि कान अपनी जगह पर लगा है कि नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही इस प्रकार की कोर्ट का निर्णय हुआ, उसने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव अगर होंगे तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के आधार पर ही होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ उस पिछड़े वोट बैंक के रिजर्वेशन के बेस पे ही नगर निगम के चुनाव में जाएगी। और हमारा पहले का प्रपोजल भी यही था कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव निश्चित रूप से इस पिछड़े वर्ग के आरक्षण के आधार पर ही हों। तो जो वस्तु स्थिति है वो यही है कि आरक्षण का हमारा प्रपोजल था और चुनाव में भी हम आरक्षण के आधार पर ही जाएंगे। फिर दूसरी बात,
जो ये आरोप लगाने वाले राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अपने समय में केवल और केवल पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन के लिए अपने परिवार को आगे किया और केवल उनके परिवार को, जो वर्ग विशेष का है, उसी को आरक्षण का लाभ मिला। मुझे लगता है कि जो पिछड़ों की बात करते हैं, इस रिजर्वेशन के खिलाफ जो लोग कोर्ट में छद्म मुखौटा लगा कर गए हैं, वही लोग पिछड़ों के हक की उन्होंने मारा है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला था। नहीं संजय चौधरी जी, कोई पार्टी तो गई नहीं कोर्ट, वाले वही लोग हैं। कोई पार्टी तो कोर्ट गई नहीं थी, और जो उन्होंने मुद्दा उठाया उसको कोर्ट ने भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो तरीका है ये गलत है, ये 2010 से आयोग को गठित होना था, नहीं हो पाया। तो जी, तो इसमें गलती तो है ही ना, प्रशासनिक स्तर पे ही, चाहे अगर मान लिए। इसीलिए मैं देखिए, अगर किसी राजनीतिक दल को कोई आपत्ति नहीं थी उस रिजर्वेशन से, तो अब यह आपत्ति क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि सारे लोग, यानी कि 2012 में भी जो चुनाव हुए वो इसी आधार पर भी हुए थे, 2017 का चुनाव भी इसी आधार पर हुआ था, और हम जिस प्रपोजल को लेके गए थे वो भी इसी आधार को था। यानी कि किसी भी राजनीतिक दल को अगर आपत्ति होती तो वो निश्चित रूप से कोर्ट जाता। कोर्ट न जाने की बात यह बताती है कि वास्तव में वो हमारे इसी प्रपोजल के पक्ष में थे। अब कौवा कान ले गया है ये कहकर वो केवल राजनीतिक आधार पर इसकी रोटी सेकना चाहते हैं, जो वास्तव में पिछड़ों के, दलितों के और अनुसूचित जनजाति के विरोधी रहे हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का उत्तर प्रदेश में कोर्ट के आदेश के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के द्वारा उसे अस्वीकार करना यही दिखाता है। जी बिल्कुल, चलिए अनूप संडा जी के पास चलता हूं। अनूप जी, ये बताइए कि सरकार तो कह रही है कि हम कह रही है, वो तो सुप्रीम कोर्ट चली गई, ये जो निर्णय हुआ है, और उसके बाद उनका ये भी कहना है कि भाई 2010 से जब आयोग गठित नहीं किया गया तो जिम्मेदारी तो सबकी बनती है, और जब ये निकाय चुनाव की घोषणा हुई उस वक्त तक तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब जब कुछ लोग कोर्ट चले गए तब आप इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो आपको कोई आपत्ति तो थी नहीं उस वक्त तक? संजय चौधरी जी को मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक शेर कहना चाहूँगा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की बदनीति का और अज्ञानता का ठीकरा समाजवादी पार्टी के सर पर फोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से संबंध रखती है, उसकी जो मातृ विचारधारा है, वो विचारधारा प्रारंभ से ही मनुस्मृति पर आधारित एक समाज बनाना चाहती है। पिछड़ा और दलित विरोधी विचारधारा है। और जहाँ तक ये समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, तो अगर इनका लोकतांत्रिक मना स्थिति होती, लोकतांत्रिक मस्तिष्क के लोग ये होते, तो ये आत्ममंथन करते। मुझे जानकारी मिली कि 15 नवंबर को उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिख करके इस ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के बारे में आयोग के गठन की सूचना दी थी कि हमारी सरकार ऐसा करने जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया। जब चुनाव की प्रक्रिया में आरक्षण के मानकों को पूरी तरीके से आपने दरकिनार किया, आप मुझे बताइए कि अगर आप तो पार्टी विद डिफरेंस हैं, आप तो चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी हैं, आपने 17 के ही सर्वे के ऊपर चुनाव क्यों करा दिया? 9 महीने का समय था, कोई आपको किसी अदालत ने, किसी ने ऐसा तो नहीं कहा था कि आप तत्काल 15 दिन के अंदर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर दीजिए। पूरे समय ये सोते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा मंत्रिमंडल कभी इन्वेस्टर समिट के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर, चुनाव के प्रचार के नाम पर देश भर में और विदेशों में भ्रमण करता रहा। ये अलोकतांत्रिक मानसिकता के लोग हैं, जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये तो चुनाव बस चलता तो कराते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया को पूरी तरीके से अगंभीरता से लिया है। ये येड़ा बन के पेड़ा खाने वाली नीति है कि अपने को भोला भी दिखा रहे हैं, विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूरी प्रक्रिया को एक तरीके से खिलवाड़ बना दिया। और यही वजह है कि माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, और हस्तक्षेप के बाद आज ये स्थिति है कि पूरा उत्तर प्रदेश एक अनिर्णय का शिकार है। अभी जैसा आपने कहा कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला अगर नहीं आया तब कैसे होंगे,
क्या बिना आरक्षण के चुनाव होंगे? तो भाजपा की ये मंशा है कि पिछड़ों का आरक्षण समाप्त हो, दलितों का आरक्षण समाप्त हो, और जो उनका अपना गुप्त एजेंडा है संघ की विचारधारा का, उस एजेंडे को समाज में सत्ता के द्वारा प्राप्त अधिकारों के माध्यम से वो लागू कर सके। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार उनकी पोल खोलने का काम करती रहेगी और आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क पर उतर करके भी इनके खिलाफ संघर्ष करने का काम करेगी। जी बिल्कुल, मैं विद्या गौतम जी से पूछूंगा कि विद्या जी ये बताइए कि अगर बीजेपी की बात करें और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो ओबीसी हितैषी नहीं है, ओबीसी के हितों की अनदेखी की गई है, तो सबसे बड़ा वोट बैंक तो आज की तारीख में बीजेपी का ओबीसी ही है, तो वो ऐसा क्यों करेगी? बिल्कुल, मैं इसमें यही कहूँगी कि सर ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया इस वक्त पे, क्योंकि बीजेपी सरकार, सबसे बड़ी बात है कि जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जब इन्होंने प्रधानमंत्री बनाना होता है तो क्या कहते हैं कि हमने ओबीसी वर्ग से देखो प्रधानमंत्री अपना आपका देश को बना के रख दिया। आप जब जात की राजनीति इस तरह से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए करते हैं, कुशवाहा के नाम पे हमारे पास ये है वो है, बड़े नेताओं की बात आप करते हैं। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस ओबीसी आरक्षण को लेकर के जब ट्रिपल टेस्ट की बात चल रही थी तो सरकार इसी वक्त नहीं आई, सरकार पीछे भी नहीं की थी, और डबल इंजन की सरकार है। इसके पहले भी इनकी सरकार थी, दोबारा इनकी सरकार बनी, ये सो क्यों रहे थे? और ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी हितैषी होने की बात ये सबसे ज्यादा कहते सबका साथ सबका विकास। अब बताओ मुझे कहां गया सबका साथ सबका विकास? ये है आपका सबका साथ सबका विकास। आखिर सो क्यों रहे थे इतने समय से कि जब आप कोर्ट का फैसला था कि आपको ये करके देना है, कि आपको सर्वे करके देना है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से किस तरह से ओबीसी वर्ग पिछड़ा है, तो आपने अब तक वो सर्वे क्यों नहीं जुटाया? और आपके पास में 1 साल 2 साल नहीं, पूरा आपको पिछला भी कार्यकाल मिला है और ये वाला कार्यकाल भी मिला है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि आज यहाँ पे आरक्षण के मुद्दे की बात चल रही है, किसी ने बख्शा नहीं है किसी को, क्योंकि हम बसपा की बात करना चाहेंगे यहाँ पे कि पिछला जब हमारा 2010 से 12 का कार्यकाल रहा है, उस वक्त पे माननीय बहन जी ने एक टेंडर में हिस्सेदारी का एक वो दिया था, मतलब एक सूचना जारी करके इस तरह का एक रास्ता दिया था। और सबसे पहले आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी के भी लोग बैठे हैं, मैं यही कहना चाहूंगी उस टेंडर की हिस्सेदारी जो 25% की आरक्षण की दी गई थी, उसको तत्काल में सपा जैसी सरकार बनी उन्होंने भी तत्काल में उसको खत्म कर दिया। बल्कि बहन जी का कहना था कि अगर आपको ओबीसी को देना था तो आप उसे बढ़ा देते, आपने पीछे दलितों का जो दिया गया था वो भी खत्म करा। उसके बाद प्रमोशन रिजर्वेशन, आज माननीय अखिलेश भाई कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी की हमने तो वो क्या बोलते हैं बाबा साहब की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप जब प्रमोशन इन रिजर्वेशन बिल संसद में आपने फड़वाया तब आपको बाबा साहब क्यों नहीं याद आ रहे थे? दूसरी बात, अब हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस ने भी मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो प्रभावी रिपोर्ट थी, उसको निष्क्रिय करने का काम किया। और माननीय हमारे काशीराम साहब ने मंडल कमीशन के लिए बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ी थी और बहुत बड़ी यात्रा करी थी। तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, सब आरक्षण के नाम पे बेनकाब है और सभी को दलितों का भी वोट चाहिए, ओबीसी का भी वोट चाहिए, लेकिन दिखावे में चाहिए। काम करने की बात आई तो आज आपके सामने परिणाम आपके सामने है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस पूरे पैनल से कहना चाहती हूँ कि जातियों का देश है। अगर जातियों का देश है तो आप सभी को प्रतिनिधित्व देने का काम करें और उसके लिए जो सर्वे रिपोर्ट है, ट्रिपल टेस्ट की बात है, उसे करिए। अगर नहीं करेंगे तो ओबीसी की, दलितों की वकालत करना बंद कर दीजिए। खाली मुट्ठी में लेकर के आप ये चाहते हैं कि कुछ नेताओं को हम नेता बना दें और आपकी कठपुतली बन के रह जाए। ये जनता है, सब जानती है, क्योंकि जातियों का देश है। आपको हिस्सेदारी, भागीदारी देनी पड़ेगी और बिना ओबीसी आरक्षण के आप करा ही नहीं सकते चुनाव, क्योंकि ओबीसी वर्ग की वकालत करने की बात सबसे ज्यादा आप कहते हैं। जी बिल्कुल, चलिए मैं रुक करता हूं कृष्णकांत पांडे जी का। कृष्णकांत जी बताइए कि सब लोग ओबीसी की वकालत कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको लगता है जिस तरह से अभी आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं उन्होंने कहा कि भाई अभी तो 6 महीना लगेगा भैया, तो ये चूक, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये चूक हुई कहाँ जो अब इलेक्शन इस तरह से अधर में फंस गया है? श्रेय जी, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये 6 महीना आयोग के अध्यक्ष जी कह रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन ये 1 साल से कम का समय नहीं लगेगा। दूसरी चीज ये है कि देखिए, इनकी नीति है, इनके नियत में है, पिछड़ा ही नहीं, पिछड़ा और दलित सबका आरक्षण समाप्त करना, ये इनकी नीति और नियत है। अभी हमारी बहन भी बोल रही थी और भाजपा के साथी बोल रहे थे, ये कह रही थी कांग्रेस का भी नाम इन्होंने लिया, इसलिए उस पर बात करना मेरे लिए 30 सेकंड जरूरी हो जाता है।
आरक्षण अगर किसी ने दिया इस देश में तो केवल और केवल कांग्रेस ने दिया। भारतीय संविधान ने दिया। बोलने दीजिए, बाकी बोलने हमारे दीजिए, विद्या जी, आरक्षण बोलने का दीजिए, यूज बोलने करना केवल क्या, सुनिए विद्या जी, बीच में डिस्टर्ब नहीं, अपने समय में बोलिएगा। 1991 में जो मंडल कमीशन नवासी में आया, मंडल कमीशन के मुद्दे पर बीपी सिंह की सरकार से समर्थन लेने का किसने काम किया था? कारण क्या था? जब मंडल पिछड़ों कमीशन की के रिपोर्ट आरक्षण के पुलिस भारतीय करने का सुन लीजिए, प्रभावी पहले पूरी बात जी सुन सर, लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, फिर ऐसे बहस नहीं होगी अरे ना। सुनिए विद्या गौतम जी, सुनिए, थोड़ा पढ़ के आया करिए। मैं पढ़ के आई तभी आपसे पूछ रही हूँ सर। और आज ये माननीय चलिए, बहन जी का भी पूछ ट्वीट लीजिएगा, है, बाद में सवाल पूछ ऐसे लीजिएगा। नहीं कर रही हूँ आपसे, बाद में पढ़ के पूछ ही आई लीजिएगा, तभी। बाद में अरे पूछ लीजिएगा। भाई, चलिए आप बताइए अपनी जवाब बात। में श्रेय अभी जी का वर्तमान दूंगी की बात आपको। करिए, जो कांग्रेस की बात थी मैंने कह दी है सर। दूसरी चीज 1900, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता, बस श्रेय जी के सवाल का जवाब जी बिल्कुल, हाँ, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए जी। 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार में पूरी तरह से मंडल कमीशन लागू हुआ। मैं तो एक सवाल भाजपा से पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में बहुत दिनों तक इनकी सरकार थी, 3 राउंड झारखंड और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में थी, आज भी मध्य प्रदेश में है। इन्होंने तीनों राज्यों में बड़े दावे के साथ इस चैनल पे कह रहा हूं, इन्होंने 27% आरक्षण पिछड़ों को नहीं दिया था। जब कमलनाथ जी की सरकार आई है मध्य प्रदेश में, तो हमने आरक्षण 27% दिया है। और नतीजा क्या हुआ? जैसे ही शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में आती है, कोर्ट में इसी टेक्निकल इसी इशू पे कोर्ट में जाते हैं, ठीक मध्य प्रदेश में यही स्थिति पैदा होती है और पिछड़ों को बिना आरक्षण दिए मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव कराया जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार तब कहां थी? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार भी संज्ञान अवश्य ली होगी कि यह टेक्निकलिटी उत्तर प्रदेश में भी भारी पड़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के शुरू से नियत है, चूंकि वह आरक्षण के विरोधी है, बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी है शुरू से, क्योंकि मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। आरएसएस के तमाम शीर्ष नेतृत्व द्वारा कहा गया है। 2015 में बिहार में तथा अन्य राज्यों में भी श्री मोहन भागवत जी द्वारा कहा गया कि आरक्षण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। यह उसी के तहत अभी 6 महीना पहले जब मध्य प्रदेश में ओबीसी का निकाय चुनाव में आरक्षण समाप्त होता है, सामान्य वर्ग में ओबीसी के हमारे साथी जाके चुनाव लड़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर इसका सर्वे नहीं होता है तो नेहरू जी कह के गए थे कि सर्वे मत कराना, ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर देना, केवल पूरे देश में घूम घूम के जहाज से केवल प्रचार करना, आप चुनाव प्रचार अभियान के चेयरमैन बन के रहना, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम कम करना, ये नेहरू जी कह के गए थे। छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार बनी है तब जाके हमने 27% आरक्षण दिया। झारखंड में जब हमारे गठबंधन की सरकार हुई है तब जाके आरक्षण 27% मिला है। तो यह तो शुरू से, चाहे मंडल कमीशन का समय रहा हो, चाहे आरक्षण पे इनके जितने वक्तव्य रहे हो, अभी एक और उदाहरण दूंगा, जितने वक्तव्य रहे हो, और मैं तो ताजा उदाहरण दे रहा हूं कि जब 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो वहां भी तो आरक्षित वर्ग का ही भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष था, जिसके नेतृत्व में यह सरकार बनी थी। तो क्यों आरक्षित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को वहां से हटा करके क्यों सामान्य वर्ग के व्यक्ति को ले आके मुख्यमंत्री बना दिया गया? जी बिल्कुल ठीक है। हालांकि यह मामला बीजेपी का है, मेरे से इसका बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन अगर पिछड़े की बात आएगी तो सवाल ये भी उठेंगे जी बिल्कुल, कि किस तरह ठीक से है। पिछड़ों के विरोधी है। और यह अभी नगर निकाय में शुरू हुआ है, धीरे धीरे इसको यह धीरे धीरे लागू करते हुए 80-80 तक जाने का इनका इरादा है। अच्छा ठीक है, मैं सुभाष चंद्र जी का रुख करूंगा। सुभाष जी ये बताइए कि आपकी पार्टी तो पिछड़ों के हित की बात करती है कि पिछड़ों को आगे लाना है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजभर जी ने, और उन्होंने तमाम सवाल उठाए, 27% आरक्षण की बात की। उन्होंने कहा कि 12 जातियों को ज़्यादा लाभ मिल रहा है, सबको लाभ मिलना चाहिए। तो जब ये प्रक्रिया हो रही थी, जब ये रैंडम टेस्टिंग हो रही थी, तब आपकी पार्टी की नज़र नहीं गई कि ये जो रैंडम टेस्टिंग रैंडम आधार पे हो रही है ये गलत हो रही है,
इसको आगे चैलेंज किया जा सकता है, तो हम पहले ही आवाज़ उठा दें ताकि निकाय चुनाव जैसे महत्वपूर्ण चुनाव टाइम पर हो पाए। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आपकी पार्टी ओबीसी की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है और पिछड़ों को आगे लाने की बात करती है। देखिए सुरेश जी, सबसे पहली बात यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि पिछड़ों के जब अधिकार की बात आती है, पिछड़ों की राजनीति करने की बारी आती है, तो सिर्फ उसके अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का ही नाम क्यों आता है? क्या समाजवादी पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी और दूसरी जो अन्य पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी, क्या ये पिछड़ों की राजनीति नहीं करती? ये सारे लोग पिछड़ों की राजनीति करते हैं। जब हम रैंडम की बात कर रहे थे उस समय भी हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इसका विरोध किया था जी। आज सारे लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, आज सारे लोग पिछड़ों की बात कर रहे हैं। ये तो कहावत हो गई ना कि कोयले की दलाली में सबके हाथ काले। आपने जब शुरुआत में डिबेट में शुरू की, आपने ये बात बोली थी कि अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही थी। ये वास्तविकता है। अगर तथ्यों को सही तरीके से कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया गया होता तो शायद परिणाम कुछ और होता। और अभी आप ही के चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक चीज तो स्पष्ट कर दी ना, उन्होंने 2007 का जिक्र किया यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार, उसके बाद उन्होंने 2012 का जिक्र किया यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार। ये दोनों पार्टियां जो पिछड़ों के हिमायती बनने का प्रयास करती हैं, इन्होंने ही वो चीजें शुरू की और उसी चीज को आज भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है। और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता भी बात बोल रहे हैं कि भैया बसपा ने किया, सपा ने किया, हम भी वही कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? यानी इससे ये चीज तो साबित हो रही है कि पिछड़ों के आरक्षण की विरोधी बहुजन समाज पार्टी भी रही है, समाजवादी पार्टी भी रही है, आज भारतीय जनता पार्टी भी उसी डर पर चल रही है। आखिर में जब राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बारी आती है तब ये अति पिछड़े, अति दलितों को भूल क्यों जाते हैं? एक कचरे की तरह क्यों समझ लेते हैं? आरा, अर्कवंशी, बहरिया, बंजारा, कंवार, धीरज बिन पिसाद, केवट, नेट, इन सब के बारे में कभी सोचा किसी ने? किसी ने नहीं सोचा। ये एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले ये जातियां अस्तित्व में नहीं थी। और इसमें श्रेष्ठ सर ये बात भी स्पष्ट कर दूं मैं आपको कि जो आरक्षण की बात आई, इसमें ये बोला गया है, हाईकोर्ट ने ये बोला है कि जो राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं है उनको अधिकार देना चाहिए। ये नहीं कि जो पहले सक्षम है, अगर कोई एमएलए बन गया तो क्या उसका बेटा एमएलए बनेगा? जो सक्षम नहीं है उसको अधिकार देना चाहिए। आज सारी राजनीतिक पार्टियां हिमायत बनने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक के देखें तो बार बार इन्हीं लोगों ने विरोध किया। प्रमोशन के आरक्षण की बात आई, कांग्रेस भी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। इनकी सरकार थी केंद्र में 14 से पहले, इन्होंने उस बिल को रद्द क्यों करवाया? समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने रद्द क्यों करवाया उसको? 4 अक्टूबर 2013 को हाईकोर्ट का आदेश हुआ था आरक्षण देने के लिए, उसके ऊपर समाजवादी पार्टी ने स्टे लिया था। इनको वो सब चीजें नहीं दिखती सिर्फ सर। आज बैठ के बड़ी बड़ी बातें करवा लो, आरक्षण की बातें करवा लो और हिमायती बनने का प्रयास करेंगे कि भैया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पिछड़ों का कोई मसीहा है तो हम हैं, हम हैं, हम हैं। बस ये ढिंढोरा पीट रहे हैं लोग। जी बिल्कुल। चलिए मैं प्रद्याज शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रद्याज जी, एक तकनीकी कारणों से याचिका दाखिल होती है, उसके बाद कोर्ट के आदेश भी आपको पता है। अब ये कोर्ट का आदेश इन चुनाव को तो अभी आगे बढ़ने की तरफ दिख रहा है कि ये चुनाव आगे बढ़ेगा। इस पूरी लड़ाई में ये जो अब ओबीसी पे आकर टिक गई है, अब निकाय चुनाव तो एक तरह से पीछे हो गए, अब हितैषी वाली लड़ाई शुरू हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि किसको सबसे बड़ा फायदा हो सकता है आने वाले दिनों में और किसको सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है? श्रेय जी, सबसे पहले इस चीज़ को का उत्तर निकालने के लिए ये समझना ज़रूरी है आग लगी कहाँ से। इस पूरे चुनाव की बात करें, अगर यूपी में जो ये निकाय चुनाव चल रहे हैं, जब तक चुनाव की तारीख करीब नहीं आ गई, जब तक इन्होंने अपना आरक्षण नहीं खुद घोषित कर दिया, इससे पहले कोई आदमी यहाँ पे ट्रिपल टेस्ट पे कोई बात नहीं कर रहा था, उस फार्मूला पे कोई बात ही नहीं कर रहा था, जबकि सन 2010 का दिया हुआ फार्मूला है सुप्रीम कोर्ट का, कोई डिस्कशन नहीं था। आग तब लगी है जब अपने मन मुताबिक इनको सीटें नहीं मिलती दिख रही हैं। कारण क्या है? कई जगह जैसे आवाज़ उठ रही है कि साहब यहाँ पे अनुपात अलग है लेकिन किसी और पार्टी को या किसी और वर्ग को आरक्षण दिया गया है। अब ये कई तरीके के ऐसे घालमेल बन गए कि ये बन गई बड़ी आग। ओबीसी वर्ग एक बहुत बड़ा वोटर है। अगर हम अब देखिए पिछला जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक बड़ा वोटर है ही है। काफ़ी हद तक समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इनका जो ये वोटर का जो इनका थोड़ा तबका था वो सब सरक करके भाजपा ने हथिया लिया। इतने बड़े सबके सब हितैषी जो ओबीसी के बने हैं, तो मेरे ख्याल से तो अब तक तो सबसे ज़्यादा जो प्रफुल्लित होना चाहिए था किसी वर्ग को इस प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा जिसके पास में प्रॉस्पेरिटी होती वो शायद ओबीसी होता। इतिहास उठा के देख लीजिए इनका। और ये जो फॉर्मूला चल रहा है, जिस तरीके से रैपिड सर्वे पे काम कर रहे हैं,
ट्रिपल टेस्ट पर किसी भी एक भी पार्टी ने, जब तक ये आग नहीं लगी थी उससे पहले, एक भी पार्टी का कोई बयान दिखा दीजिए किसी ने प्रयास किया हो। यही सवाल मैं भी बार बार पूछ रहा कोई हूं। डिस्कशन नहीं, कोई मतलब ही नहीं। ट्रिपल टेस्ट क्या था? और बड़ा ही मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो वो एक डिसीजन दिया था बड़ा ही तथ्यों पर आधारित था। देखिए उनकी शैक्षणिक, उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन कीजिए, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी क्या है, अनुपातिक योग क्या है, सब चीजें देखनी थी। 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, पिछड़ा वर्ग से ये रिपोर्ट ली जाएगी, के आधार पर होगा। तो कई सारे उन्होंने एक पैरामीटर्स बनाए थे जिन पे काम होता था। 1995 से लेकर के आज तक आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 95 हो गया, 2000 हो गया, आपका 2017 देख लीजिए, 2012 देख लीजिए, अभी तक के जितने भी चुनाव हुए कहीं पे भी इन्होंने ट्रिपल टेस्ट का प्रयोग नहीं किया। अब जितना ज्यादा हितैषी दोनों ही पार्टियां बनने का प्रयास कर रही हैं, जैसे अभी सबसे ज्यादा चूंकि सत्ता के करीब अभी सत्ता में भाजपा है, इससे पहले सपा थी, सबसे ज्यादा मेन पार्टी यही मानी जाती है कि दो इस वक्त फिलहाल लड़ाई में। इन दोनों ही पार्टियों का इतिहास है साहब, चाहे 2012 उठा लीजिए, जब सपा की सरकार थी तब भी रैपिड सर्वे पे ही किया था इन्होंने, रैपिड सर्वे पर ही ये सारे चुनाव हुए थे। 2017 ले लीजिए, भाजपा ने उसी के ऊपर चुनाव हुए। आप चाहे इनके पंचायत चुनाव को देख लीजिए, कहीं पर भी इन्होंने इसका प्रयोग करने का प्रयास नहीं किया इस फॉर्मूला के ऊपर। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्यों आ रही है? 6 महीना तो टल गया, वो तो तय है, इसमें कोई दौरान नहीं, क्योंकि टेक्निकल कई सारे कारण आते हैं श्रेय जी। अब ये निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के बड़े ही एक तरीके से त्रिशंकु कंडीशन में, परिस्थिति में आ चुके हैं, और ये ठीक भी नहीं है लोकतंत्र के लिए कि चुनाव इतने ज़्यादा टलें। लेकिन अब सबसे बड़ा वोट बैंक, और वो ऐसा छिटका कि उसकी छींटें भाजपा पे भी पड़ रही हैं, सपा पर भी पड़ रही हैं, हर पार्टी के ऊपर पड़ रही हैं। कुछ नहीं है इसमें श्रेय जी, सत्य यह है कि ना तो सपा का कोई जोड़ था और ना ही भाजपा का कोई जोड़ था कि ट्रिपल टेस्ट के ऊपर ये लोग काम करें और एक बढ़िया फार्मूला निकाल के लाएं जिस आधार पर ये आरक्षण देवें। अब चूंकि आग लग गई है और इनको अपने वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनका प्रयास सिर्फ और सिर्फ ये है कि ओबीसी वोट बैंक, जो बड़ा वोट बैंक है, उस पर कौन सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अपनी मार सके। लेकिन इतना जरूर है श्रेय जी कि अभी फिलहाल किसी एक पक्ष में जाता हुआ ओबीसी वर्ग नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी बहुत है कंफ्यूजन। हालिया अभी ये कोर्ट का डिसीजन आया है और उस डिसीजन के बाद में एकदम साफ छछूंदर की स्थिति हुई जा रही है। हालांकि एक कदम आगे बढ़ गई कि इस निर्णय के बाद ओबीसी जो है वो कंफ्यूज हो सकता है। देखिए बिल्कुल, देखिए अभी क्या है कि एक कदम भले ही भाजपा आगे बढ़ा चुकी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई इसको लेकर के, समाजवादी पार्टी भी चुप नहीं बैठी है, हल्ला ये भी मचा रहे हैं। अभी देखिए अब सुभाषपा भी बीच में आ रही है, बसपा भी आ रही है, जबकि इस मुद्दे पर अभी तक जो झंडा बरदार हुआ करती थी बसपा, इस मुद्दे पर कहीं नहीं थी। अभी अचानक देखिए जब ये हल्ला मचाया, आग लगी है, तब उसके बाद गांव में हर आदमी बाल्टी लेके घूम रहा है। कोई मतलब नहीं है श्रेय जी, आप तो इतने वरिष्ठ, आपने देखते आ रहे हैं जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की और जातियों को लेकर के, कुछ नहीं है, ये सिर्फ गुणा भाग है। सारी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि कौन इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ले जाए। एक मेरे को कदम थोड़ा सा भाजपा का आगे बढ़ता दिख रहा है, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए तो उनके पास दिखाने के लिए है, और प्लस इनके पास में अपनी मीडिया सेल टीम वगैरह भी है, तो जिसको ये बेहतर तरीके से दिखा पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा ओबीसी कंफ्यूज है। बिल्कुल। संजय चौधरी जी, आपने सुना कि प्रद्यान शुक्ला जी कह रहे हैं कि अभी ओबीसी कंफ्यूज है, उनको ये लगता है कि ओबीसी कंफ्यूज है। मेरा सवाल ये भी है कि क्या आपको लगता है कि ओबीसी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कंफ्यूज हो गया? दूसरा सवाल ये कि ये जो चूक हुई है, ये गलती हुई है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसके भाई, कौन, कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना। निकाय चुनाव कोई ऐसे तो है नहीं कि बहुत छोटे चुनाव हैं, बहुत छोटे स्तर के चुनाव होते हैं, उसको लोकल सरकार कहा जाता है। तो ये कौन जिम्मेदारी लेगा? इस जो डिले हुआ है इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। अभी तो इनके पास सिर्फ एक ही टास्क है। विषय जी, मैं पूरे विषय को विषयवार और क्रमबद्ध ढंग से रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल, जी जी बोले। देखिए, बात नंबर 1, मध्य प्रदेश की बात करने वाले हमारे कांग्रेस के मित्र ये बताए कि झारखंड में जो चुनाव हुआ है, झारखंड में कांग्रेस समर्थन कर रही है। झारखंड के नगर निगम के चुनाव में ओबीसी के बिना जो नगर निगम का चुनाव हो गया, तो वहां तो कांग्रेस की सरकार है। इसका मतलब जो बैकवर्ड का रिजर्वेशन है उसको आपने गड़बड़ किया। 2 साल से महाराष्ट्र के अंदर नगर निगम का चुनाव नहीं हो पाया, वहां तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस पार्टनर है।
समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र के अंदर अबू आजमी के माध्यम से नगर निगम का जहां चुनाव 2 साल से बंद है, उस महाराष्ट्र में समाजवादी और कांग्रेस दोनों मिलकर सत्ता में भागीदार थे। तो जो लोग इनको तर्कों को रख रहे हैं, उनके अपने राज्यों में तर्क कहां पर थे? जो मैं पहली बात कह रहा था कि जो आप कर रहे थे वो सही था, जो हमने कर दिया वो गलत कैसे हो सकता था? अगर आपको लगता था कि इसमें पिछड़ों के रिजर्वेशन को मारा जा रहा था, तो यही तो आपने पहले भी किया था। तो जो आप करें वो ठीक, जो हमने किया वो पिछड़ों के हितों के खिलाफ। तो पिछड़ों के खिलाफ के जैसे ही बात आती है, भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखती है कि हम पिछड़ों के रिजर्वेशन को लागू कराए बिना नगर निगम के चुनाव में नहीं जाने वाले हैं। इतना स्पष्ट राजनीतिक रूप से संदेश भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर देती है। क्योंकि वो केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक अपनी सरकारों में पिछड़ों को अधिकतम भागीदारी राजनीतिक रूप से देती है। आज अगर केंद्र का मंत्रिमंडल है तो 60% जो रिजर्वेशन है वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने दिया। तो मोदी सरकार अगर राजनीतिक रिजर्वेशन अपनी सरकार में जो सबसे बड़ी भागीदारी है वो देकर दिखा रही है, तो आप बताइए, आप अगर इसके विरोध में थे तो उत्तर प्रदेश का कोई भी राजनीतिक दल डंके की चोट पर कोर्ट में जाकर इसको रुकवाने के लिए आगे क्यों नहीं आया? लेकिन चौधरी साहब, एक सवाल मेरा ये है आपसे कि ये बताइए कि अगर पहले से कुछ गलती चली आ रही है तो उसको रिपीट करना तो सही नहीं है। और मेरा एक सवाल था कि जिम्मेदारी किसकी है भाई? अगर गलती होती चली आ रही है, मैं सवाल कर रहा हूं प्रधान जी, मैं पूछ रहा हूं, अगर गलती होती आ रही है तो उसको रिपीट करना कोई अच्छी बात तो है नहीं। मेरा सवाल ये है, और जिम्मेदारी किसकी है? शेख भाई, जी देखिए, पिछड़ों की या देश में किसी भी जाति की अगर हम राजनीतिक मूल्यांकन करेंगे तो उसका आधार जनगणना ही बनेगी। 2011 के बाद 2021 में जनगणना प्रस्तावित थी और कोरोना के कारण 2021 बीतने के बाद भी कोरोना की स्थिति के कारण जनगणना नहीं हुई, यानी हमारे पास इसका बेसिक डाटा नहीं है। और अभी भी महाराष्ट्र में इसी बेस के आधार पर वहां का चुनाव 2 साल से रुका हुआ है। मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर 7 स्टेट ऐसे हैं जहां ऐसे मामले लंबित हैं। तो इसका एक आधार यह है कि जब हमारे पास लेटेस्ट डाटा नहीं है तो उस डाटा के आधार पर हम जो भी निर्णय निकालेंगे वो निर्णय ठीक नहीं होगा। जैसे विधानसभा और लोकसभा के अंदर परसीमन 20 साल में होता है, उसका आधार भी जनगणना होती है। चौधरी साहब, ट्रिपल टेस्ट को नहीं अपनाया गया। मैं जनगणना की अभी बात नहीं हो रही, अभी ये हो रहा है ट्रिपल टेस्ट को अपनाया नहीं गया और शासनकाल रहा है। श्रेय जी, इनसे एक सवाल देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना कि क्योंकि चूंकि हमारे पास लेटेस्ट जनगणना का आंकड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। श्रेय जी, इनसे एक प्रश्न और साथ में अटैच कीजिएगा कि यदि ये कह रहे हैं कि इनके पास यदि कोई डेटा नहीं है, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, तो ये बताइए, इस बार आपने जो आरक्षण किस आधार पर आपने दिया था? रैपिड सर्वे ही ना कराया था आपने? नहीं, उसी पे तो सवाल उठ गया पूरा, उसी पे तो सवाल उठ गया जो रैंडम डेटा ही नहीं है। और 2017 में रिजर्वेशन के आधार पर ही कराया था, और चूंकि उसका चुनाव हो गया और उसके चुनाव को स्वीकार किया गया, इसीलिए हमने 2017 के रैपिड रैंडम सर्वे को एक्सेप्ट किया और उसको हमने नोटिफाई किया। नोटिफाई करने के बाद हमारे पास उसकी कोई आपत्ति नहीं आई। अगर आपत्ति आई होती, उसका निस्तारण नहीं किया होता, तब हमारे जिम्मेदारी बनती थी। ये तो कोर्ट में जाकर दूसरे आधार पर लोगों ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन हमारा प्रपोजल भी था जो बेस्ट रिजर्वेशन था। हमारा जो प्रपोजल था वो मैक्सिमम रिजर्वेशन था, और हम उसी मैक्सिमम रिजर्वेशन के साथ नगर निगम के चुनाव में जाएंगे, ये हमारी घोषणा है। अनूप संडा जी, ये बताइए कि अभी आपकी पार्टी पर भी आरोप लगाया कि आपने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को खत्म किया, तो फिर आप दलित और ओबीसी के साथ कैसे हो सकते हैं? समाजवादियों का इतिहास दलितों के अधिकारों के लिए और पिछड़ों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का रहा है। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सबसे पहले इस देश में आज़ादी के बाद नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें 100 में 60। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और समाजवादी विचारधारा की पार्टियों ने
हमेशा पिछड़ी जाति के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया और उनके आरक्षण के लिए लगातार संघर्ष किया। ये जो भाजपा के लोग इतनी लंबी और जटिल तरीके से बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं माननीय संजय चौधरी जी, इतना घुमा फिरा के बात इंसान तभी करता है जब उसके पास किसी बात का सीधा जवाब नहीं होता। ये कह रहे हैं कि सरकार कटिबद्ध है चुनाव कराने के लिए हर हालत में। क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के ऊपर इनका जोर है जो इतने आत्मविश्वास से बात कह रहे हैं? रैंडम सर्वे की बात हो रही है, 2022 में क्यों नहीं आप रैंडम सर्वे करा सकते थे? 2017 को ही हमारी सरकार के हर फैसले को तो आप नहीं मानते हैं, इसको क्यों आपने 2017 का मान लिया? इसलिए कि आप जानबूझ करके ऐसा चाहते थे कि ये स्थिति हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नगर निकायों पर सरकार को इस बात का अंदेशा था कि इस बार सरकार की अलोकप्रियता बढ़ रही है और इस सरकार को भारी तादाद में इसकी सीटें जाने वाली हैं। इसलिए इन्होंने इस चुनाव की प्रक्रिया को इस तरीके से उलझाया है कि आज पूरा प्रदेश परेशान है। दूसरा जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का और इनकी जो सफाई पिछड़ों के बड़े हितैषी बन रहे हैं, मैं अगर आपके माध्यम से माननीय संजय चौधरी जी से पूछूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से इनकार कर सकती है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर चलने वाली राजनीतिक पार्टी है? पूरा देश जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैं श्रेय जी आपको कुछ नमूना बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके सबसे बड़े चिंतक हुए हैं श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी। उन्होंने उनके विचारों का संग्रह एक किताब बंच ऑफ थॉट्स के नाम से, जिसको हिंदी में अनुवाद हुआ विचार नवनीत, और ज्ञान गंगा प्रकाशन जयपुर से वो पुस्तक प्रकाशित हुई है। उसका कुछ मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, उससे कितने बड़े पिछड़ा हितैषी हैं और दलित हितैषी हैं उसकी बात साफ हो जाएगी। एक जगह लिखा है पृष्ठ संख्या 109 पर कि वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज का गौरव है। इससे इनकार कर सकते हैं माननीय संजय चौधरी जी? एक जगह पर लिखा है कि इतिहास हमें बताता, मुझे वक्त मिलना चाहिए। आप चुप हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगा। आप कुछ भी निश्चित रूप से आप वार्तालाप कर रहे हैं तो मैंने तो नहीं टोका आपको। ये श्रेय भाई ये बात ठीक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चौधरी साहब मैं आपके पास जब अपनी किसी भी बात पर फंसने लगते हैं तो ये टोकने का काम करते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। अरे आप लोहिया का नाम क्या लेंगे? आपको अधिकार नहीं नैतिक तौर पर लोहिया का नाम लेने का। बिना सवाल के आप लोहिया सुनने दीजिए चौधरी साहब सुनने दीजिए। आप लोहिया का नाम लेने का। चलिए आप अपनी बात रखिए अनुप संडा जी। चौधरी साहब आप थोड़ा शांत रहिए, इसको चुप कराइए, समझाइए। चलिए चलिए आप अपनी बात रखिए। नहीं आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। संडा साहब आप अपनी बात रखिए। चौधरी साहब मैं आपसे जवाब लूंगा, थोड़ा सा संयम बरतें। प्रश्न संख्या 111 पे थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा। स्वर्गीय गोलवलकर जी लिखते हैं जी कि इतिहास हमें बताता है कि देश का गुलाम इसलिए बना कि बौद्धों के प्रभाव से हमारे समाज में जाति व्यवस्था भंग हो गई थी। ये इनका है बौद्ध धर्म के प्रति और बौद्धों के प्रति समर्पण, जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम, गौतम बुद्ध का नाम, भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं, ये है इनका समर्पण। प्रश्न संख्या 111 पर। ठीक है चलिए मैं एक और उदाहरण बता दूं। चलिए उदाहरण और उन्होंने दिया, लंबे उदाहरण देंगे, समय निकल जाएगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं इनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए जी। ये अगर किसी विचारधारा को किसी जानवर का रूप दे दिया जाए तो ये इनकी विचारधारा है गिरगिट जी, जो बराबर रंग बदलती रहती है। चलिए मैं चौधरी साहब से एक छोटा सा जवाब ले लेता हूं। चौधरी साहब छोटा सा जवाब दीजिएगा, मुझे और गेस्ट के पास भी जाना है जी। देखिए किताबी जवाब देने वाले ये बताएं कि जब लोहिया कहते हैं कि हमें राम और कृष्ण की तरह होना चाहिए, तब उसका व्यवहार आप में क्या नजर आता है? लोहिया जब लोहिया तो आपका रिजर्वेशन
आपका रिजर्वेशन केवल और केवल एक वर्ग और एक जाति तक सिमट आता है। तभी आपको जब आजमगढ़ में टिकट देना होता है तो भाई को देते हैं, और जब मैनपुरी में टिकट देना होता है एक एक करके बात होगी ना, बात एक एक करके होगी। जिनकी राजनीति केवल और केवल व्यवहार के आधार पर अपने परिवार के लिए है, अपनी जाति के लिए है, अपने कुनबे के लिए है, और चलिए अपने बस गांव बस तक सिमट जाती है। संजय चौधरी जी मैं रोकूंगा, बस एक छोटा सा, हाँ बिल्कुल संजय साहब, छोटा सा जवाब। मैं चौधरी साहब आप सुनिए, मुझे और अपनी विचारधारा की बात करने के बजाय जी ये डॉक्टर लोहिया को मिसकोट करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने तो ये भी कहा था कि उदार हिंदुत्व हमेशा हिंदुस्तान को मजबूत करेगा और कट्टर हिंदुत्व हिंदुस्तान को हमेशा कमजोर करने का काम करेगा। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। मैं विद्या गौतम के पास जाऊंगा। विद्या जी ये बताइए कि ये जो लड़ाई चल रही है, इस पूरी लड़ाई में अगर बसपा की बात करें तो बसपा का जो विरोध है वो ट्विटर पे नजर आ रहा है। इसमें बिल्कुल नहीं सर कि बसपा का विरोध ट्विटर पे नजर आ रहा है, क्योंकि बसपा तो आरक्षण का अगर कहे तो मूल रूप से बसपा ही इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और बहन जी ने इस पर बहुत एक्शन लिया। कल बल्कि बड़ी बैठक भी होने वाली है, प्रदेश से पूरे लोग निकाय चुनाव और इस मुद्दे को लेकर के कल बैठक भी हो रही है। इस मुद्दे को उठाया जाएगा? जी बिल्कुल उठाया जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आरक्षण को लेकर के ये बात बिल्कुल साफ साफ कही गई कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक और राजनीतिक आधार पे जब तक कोई सर्वे ना हो जाए तब तक कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी को आप इस तरह से खत्म नहीं कर सकते। और बार बार भाजपा पे यही सवाल आ रहा है, जैसे अभी सपा के प्रवक्ता साहब ने भी कहा कि इनकी विचारधारा में ही इतनी ज्यादा वो है कि छुआछूत और भेदभाव है कि खाली दिखाने के चेहरे इनके कुछ और है और करने के चेहरे इनके कुछ और ये उन्होंने करके दिखा दिया है। ओबीसी की बात करते हैं और आज ओबीसी आरक्षण के आधार पर इन्होंने पूरी तरह से पूरी सब चीजों को नष्ट करने का काम कर दिया। आज प्रदेश संभाला नहीं संभाला, ये कह रहे हैं हम समय पे चुनाव कराएंगे, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां कोर्ट तो कह रही है कि समय पे आप चुनाव कराइए, तो क्या आप कोर्ट से भी माननीय कोर्ट से भी बड़े हो जाएंगे। 6 महीने से ज्यादा नहीं, 1 साल लगभग समय लगेगा पूरे सर्वे कराने में। आखिर ये अब तक सो क्यों रहे थे? बार बार पूरा विपक्ष इनसे यही सवाल करेगा, क्योंकि आपकी सरकार में ये सवाल बनता है कि आरक्षण आपकी सरकार में ओबीसी आरक्षण जाकर रद्द हुआ, तो आप मुझे इस सवाल का जवाब भाजपा से मिलना ही चाहिए। दूसरी मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहती हूँ कि सर ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर इस तरह का खिलवाड़ होता रहा तो मान लीजिए ये देश दोबारा से गुलाम बनेगा, क्योंकि भारतीय संविधान और लोकतंत्र को मानने के लिए ये लोग बिल्कुल राजी नहीं। ये अपने मनमानी करते। चुनाव सर आ जाए, अभी चुनाव आ जाए तो ये चुनाव में सारे के सारे मंत्री और इनके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सारे के सारी कैबिनेट वही लग जाएगी। और क्या कहेंगे इनके लोग कि हम तो हमेशा चुनावी मोड में रहते, एक्शन मोड में। जब आप जनता के लिए काम करने की बात आई तो ये लोग सो रहे थे अब तक। तो ये मेरा सबसे बड़ा सवाल सरकार से है। कृष्णकांत पांडे जी बताइए, जी बिल्कुल आगे काम कर रही है। कृष्णकांत पांडे जी बताइए कि अभी चौधरी साहब ने महाराष्ट्र का जिक्र किया, झारखंड का जिक्र किया, उन्होंने कहा आपके यहाँ भी तो इसी तरह से हुआ था, तब आपने वहां पे विरोध क्यों नहीं किया? 2 साल से महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हो पाए। हुआ था, कहीं नहीं हुआ था, कहीं नहीं हुआ था। झारखंड में हमने मना किया था क्या कि आप पिछड़ों को आरक्षण मत देना। छत्तीसगढ़ में हमने मना किया था। अब कमलनाथ जी तो मध्य प्रदेश में आके जब पिछड़ों को 27% आरक्षण देके गए तो शिवराज सिंह चौहान ने फिर कोलैप्स कर दिया। हमने मना किया था कि नेहरू जी मना किए थे। मैं 2-3 बातें करूंगा। झारखंड में संजय चौधरी चुप रहो जरा, बड़ी डिबेट है, बड़ा चैनल है, बड़ी डिबेट में कैसे बोला जाता है इसको आपको समझना चाहिए। डिबेट बड़े चैनल पे आप बैठे हो, आप कोई उस तरह के में नहीं बैठे हो, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के अपने बारे में आप बोल लेना, अपने बारे में आप बोल लेना। जरा डिबेट का शिष्टाचार आपको समझना चाहिए। दूसरी चीज, 73वां और 74वां संशोधन जब हुआ, राजीव गांधी जी की मंशा थी कि समाज का हर व्यक्ति उस तरह से आए और समाज में सबको सम्मान मिले। किसी और ने किया था क्या? दूसरी चीज, आज चाहे प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक के पद पे हर जात, हर वर्ग, हर संप्रदाय को ले आने का हमने प्रयास किया, ले भी आए। चाहे पिछड़ा ले आना हुआ, चाहे अल्पसंख्यक ले आना हुआ, चाहे दलित ले आना हुआ, हमने ले आने का काम किया है। इसके बावजूद भी आरक्षण के बाद जिस तरह से इन लोगों, हम तो पूछना चाहते हैं ना, इनके मैनिफेस्टो में तो था, इनके मैनिफेस्टो में तो था कि छात्रवृत्ति बढ़ाई जाएगी। संजय चौधरी जी बहुत अच्छे से इसका जवाब देंगे। 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों की भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने छात्रवृत्ति बंद कर दी। क्या एक कसम खा के आए हैं कि हम केवल 2 के लिए काम करेंगे?
केवल पिछड़ों का, दलित का, सामान्य का हम वोट लेंगे और फिर चले जाएंगे समर्पयामी, दो के हाथ समर्पयामी, बस यही कह के ही आए हैं। वोट लेना होगा इनको, पिछड़ों का, दलित का, चाहे सामान्य वर्ग का। इसके बाद यह मोहन भागवत जी का 2015 में जो बयान आया, यह मनुस्मृति की बात करते, कक्षा से 1 से 8 तक के छात्रों की इन्होंने छात्रवृत्ति क्यों बंद की? जनगणना को भी घोषित करने का काम इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ले आए थे। आज इन्होंने कहा है कि जनगणना तो अभी हो ही नहीं पाई। ठीक है, उसमें हम नहीं जाते, आज निकाय चुनाव पे ही रहते हैं। लेकिन यह जो सारी स्थितियां पैदा हो रही हैं, क्या यह सच नहीं है कि जिस तरह से इन्होंने आरक्षण किया और नोटिफिकेशन किया, लखनऊ जैसे जनपद में 10 की 10 नगर पंचायतें रिजर्व कर दी गई और गोंडा में 10 की 10 जो है सामान्य कर दी गई। क्या हुआ इसका मतलब? ये रिजर्वेशन हुआ था, इन्होंने रिजर्वेशन भी दिखाने के लिए कर दिया। कोर्ट भी गए तो कोर्ट तो कानून का काम, कानून का पक्ष रखेगी ना, कोर्ट तो कानून से काम करेगा ना। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इनको जिस तरह से रोका, कहा अगर इस तरह से अगर चुनाव आपको कराना हो तो बिना ओबीसी आरक्षण का चुनाव करा दीजिए। सच तो यह है कोर्ट का आदेश इनके मनसा के अनुरूप था, संजोग से। मैं नहीं कहता, मुझे कोर्ट में मैंने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन वो ये तो चाहते ही थे कि किसी तरह ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो जाए, कुछ मुझे इस तरह का आदेश हो। अब सुप्रीम कोर्ट जाना तो इनकी बाध्यता में शामिल है। ये अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो ओबीसी के सामने कौन सा मुंह दिखाएंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है कृष्णा अगर जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैंने सुन लिया। सुभाष चंद्र जी, ये बताइए, सभी पार्टियां कहती हैं कि हम ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं, सभी पार्टियां कहती हैं। जब से आजादी मिली तब से एक बड़ा वर्ग है, पिछड़ों का बड़ा वर्ग है, जिनको आगे करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस सभी अपने अपने को बता रहे हैं कि हम ही असली तैसी हैं, और आप भी अपने को यही बताते हैं कि हम ही असली तैसी हैं। लेकिन अभी तक जो उनकी मूलभूत दिक्कतें हैं वो क्यों नहीं ठीक हो पाई? क्यों अभी तक पिछड़े हैं? देखिए श्रेयस जी, सबसे बड़ी बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि पिछड़ों को अब तक जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो क्यों नहीं मिल पाई। इसके लिए पूर्ववर्ती सरकारें जिम्मेदार हैं। फिर मैं उसी चीज पे आ रहा हूं, आपने भी डिबेट की शुरुआत जहां से की, राजनीतिक विश्लेषक ने जो बात बोली, सुनने दीजिए, और संजय चौधरी जी ने भी एक बात बहुत बोली, अच्छी बोली। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसके आधार पर रैपिड सर्वे करना था, उसी के आधार पर 2007 का चुनाव हुआ, बसपा की सरकार थी। 2013-12 का जिक्र आया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और उसके बाद में 17 और ये 22 की बात आ रही जो संजय चौधरी जी ने जिक्र किया। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि जो कार्य समाजवादी पार्टी ने किया, पिछड़ों को धोखा देने का कार्य, वही कार्य बहुजन समाज पार्टी ने किया, धोखा देने का कार्य, वही कार्य भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। ये आपके चैनल के माध्यम से संजय चौधरी जी ने एक्सेप्ट भी किया कि वो कर रहे हैं और वही चीज हम कर रहे हैं, तो भैया हम गलत क्यों हो गए। यानी इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पिछड़ों की हिमायती बनने का ये जो प्रयास कर रहे हैं, सही मायनों में पिछड़ों के विरोधी हैं। पिछड़ों को तो सभी के साथ रहे ना, आप तो बीजेपी के साथ रहे, सपा के साथ रहे, दोनों के साथ रहे। मैं जवाब दे रहा हूँ, सवाल करने का काम मेरा है, धैर्य मत बनाइए, सवाल करने का काम मेरा है, मुझे करने दीजिए, मैं कर रहा हूँ जी, धैर्य जवाब दे रहा हूँ। विद्या जी मैं रुकूंगा। हम 2017 के अंदर, सुन लीजिए बहन जी, अनुसंडा जी आप भी सुनिए, 2017 के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ की सरकार में शामिल थे और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री थे। तब भी हमारी लड़ाई थी सामाजिक न्याय समिति की, तब भी हमारी लड़ाई थी जातिगत जनगणना की। हमारी बातों को नहीं माना गया, सत्ता को लात मारते हुए हम सत्ता से बाहर चले गए थे और 4 साल उसका मुखर विरोध किया था। समाजवादी पार्टी का गठबंधन किया था तो इन्हीं शर्तों के पास घर के अंदर गए, बाहर दिखा तो कुछ और, अंदर गए तो समाजवादी पार्टी के अंदर गांव गाड़ा सब गोल। समाजवादी पार्टी दिखाती कुछ और है, अंदर कुछ और है, तब हम हटे। ये हारने के बाद क्यों समझ में आया? जहर की मात्रा भी, ये हारने के बाद क्यों समझ में आया? ये बहुजन समाज पार्टी की जो बहन जी बोल रही है, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए, सुन लीजिए, चलिए ऐसे बहस नहीं होगी, सुन लीजिए, बात का जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। 10 सेकंड दूंगा मैं बस। आपकी हालत राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन आज आपकी हालत उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? सिर्फ एक सीटों में सिमट गए हैं। आपसे बड़ा दल है हम लोग, आपसे बड़ा दल है, एक छोटा सा रिएक्शन, ज्यादा हैसियत है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। आपका 1 विधायक जीता है, वो भी अपने दम से जीता है। ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं अपनी ऑडियो डाउन करा दूंगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप इनको सिर्फ लूट रहे हैं, प्रतिनिधित्व देने की जब भी बारी आती थी इनको एक बोलिए, समाजवादी पार्टी इनको हमेशा धोखा देती आई है।
इनको आज तक ये जातियों के नाम नहीं मालूम थे कि आरा कौन है, हरकवंशी कौन है, केवट कौन है, बिंद कौन है, दिमार कौन है, पासवान कौन है, आज तक इन जातियों का नाम नहीं मालूम था। चलिए बहन जी को ये क्या बात समय के अंदर बोलते जमीनी आधार इनका कुछ भी नहीं है। चलिए मैं प्रजाज जी का रुख करूंगा, लोग आप प्रजाज जी का रुख करूंगा, आप भी बोल चुके, मैं प्रजाज जी का रुख करूंगा। प्रजाज जी ये बताइए कि ये जो आज घमासान अभी जस्ट पहले अभी आपने देखा सुना, आपको लगता है कि ये जो घमासान है ये 2024 में ये मुद्दा वहां तक चलेगा? बिल्कुल चलेगा, ये उसी की तैयारी है श्री साहब, बिल्कुल चलेगा। और चुनाव चूंकि अभी आगे बढ़ भी गए हैं जी, तो इसका ये सारा ये लोग गणित और गुणा भाग तो सब लगा के सभी पार्टियां बैठी होंगी। मैं तो देख रहा हूं कि कितना दर्द है इस वक्त जो ओबीसी वाला ये जो मैटर हो गया है। असल में है क्या, एक बड़ी प्रॉब्लम एक ये यहाँ पे खड़ी हो रही है कि जो मुझे यहाँ पे नुकसान होता थोड़ा दिख रहा है भाजपा को, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनके लिए एक वोट बैंक था और आगे आसन्न चुनाव है 2024 के चुनाव, उसके लिए तैयारी ऑलरेडी शुरू कर चुकी है भाजपा। और ये बीच में ये बड़ा जो झटका पड़ा है इनको, ये छोटा झटका नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ा है ये झटका, किसी और प्रदेश में भी नहीं। तो भाई यहाँ ये तो प्रधानमंत्री बनाने का एक फैक्ट्री है भैया उत्तर प्रदेश, और वहाँ पे भी सबसे बड़े वोट बैंक का अगर झटका पड़ जाए तो साहब ये तो है नींदें हराम है सभी की। भाजपा के को नुकसान होता हुआ थोड़ा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है बसपा कुछ इसमें गेन कर ले जाए, काफ़ी समय से एकदम शुभ अवस्था में थी ये, लेकिन हो सकता है इस बार गेन कर जाए। एक चीज़ बड़ी तय है कि चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, अब जो आपका ओबीसी जो वोट बैंक है जो एक तरफा जाता कभी दिखाई देता था भाजपा की तरफ, ये जो घटना घटी है आजकल में जो आप देख रहे हैं लगातार, ये अब ये छिटकेगा और ये छिटक के पहुंचेगा हर एक के खाने में, वो चाहे सुभाषपा हो चाहे बसपा हो, ये जाएगा सभी के खाने में। नुकसान बड़ा होता मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि ये डेंट जो पड़ा है ये राष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा को परेशान होना चाहिए और बिल्कुल होगी। तो मेरा तो कहना है कि भैया इस पे इनके पास में डैमेज कंट्रोल के अलावा और कुछ बचा है नहीं। जितना जल्दी ये लोग सुप्रीम कोर्ट से आगे कोई निर्णय निकलवा ले जावें अपने पक्ष में, वही इनके लिए एक जीत है, इसके अलावा इनके पास रास्ता जी बिल्कुल। अनूप संडा जी आपका शुक्रिया, संजय चौधरी साहब आपका शुक्रिया, कृष्णकांत पांडे जी आपका शुक्रिया, प्रद्याश शुक्ला जी आपका शुक्रिया, विद्या गौतम जी आपका शुक्रिया और सुभाष चंद्र यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि ओबीसी का रण बहुत ज़बरदस्त है, हर एक ओबीसी को अपने पाले में करने की कवायद में जुटा हुआ है और इस कवायद में कितना कौन सफल होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये तो बात साफ है कि हाईकोर्ट का जब निर्णय आया उसके बाद सभी पार्टियों के एक अंदर अजीब सी तेज़ी आ गई। बीजेपी अपना काम करने में जुट गई, अपने पक्ष को बताने में जुट गई, अपना डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई और उसने तुरंत आयोग गठित किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए और अब ये लड़ाई आगे जाती हुई दिख रही है। जैसे हम लोग इस चर्चा के दौरान बात कर रहे थे कि ये लड़ाई 2024 में असर दिखा सकती है और वजह भी यही है, ये 2024 की ही वजह है कि एक मौका मिला है। जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं, उनको लगता है कि ये मौका मिला है और ये बड़ा मौका है, इसको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन उस सब के बीच में जो बार बार सवाल उठता है, जो पिछड़े हैं, जो अभी तक जिनको आरक्षण की दरकार है, वो अभी तक तमाम सुविधाओं से दूर है। 75 साल बीत गए, इन 75 सालों में सभी पार्टियों ने अपने अपनी तरीके से राज किया है। किसी ने देश में राज किया है, किसी ने उत्तर प्रदेश में राज किया है, लेकिन पिछड़े अभी तक पिछड़े क्यों हैं? उनको आर्थिक आधार पर, उनको राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में वो जगह क्यों नहीं मिल पाई है? क्या कहीं कुछ कमी रह गई थी, या फिर ये देखा जाए कि इतने बड़े वोट को सिर्फ ये समझा गया कि हाँ, ये चुनाव के समय एक मुद्दा काम आएगा, हमारी सरकार बनने बिगड़ने में की भूमिका अदा कर सकता है, उसी आधार पर उनका आकलन किया। अगर आज के बात करें, इन निकायों के चुनाव की बात करें, तो अभी की परिस्थिति और स्थिति में एक चुनाव की जो भूमिका है वो बनती नहीं दिख रही। ऐसे में आम आदमी को, अब ओबीसी से आगे की बात करें, आम आदमी जिसमें ओबीसी भी है, दलित भी है और सामान्य वर्ग भी है, उसको अभी अपनी लोकल गवर्नमेंट बनते हुए नज़र नहीं आ रही, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब इन सब में, इस लोकल गवर्नमेंट में बनने में, ब्रेक लगाने में कौन कौन था, कौन कौन शामिल था, क्या
तकनीकी जो समस्याएं थी उनको सुधारा जा सकता था, नहीं सुधारा जा सकता था, एज इट इज़ चलने दिया गया। एक सामान्य लोगों ने कुछ याचिका की, उसके बाद ये सवाल उठाया गया, तब तक ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बना था। आज राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तो हितैषी तो सब लोग अपने अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन उस हितैषीपन दिखाने के पीछे क्या उनका मंतव्य है, क्या उनकी कोशिश है, ये साफ जाहिर है कि 2024 के चुनाव हैं और उन चुनाव में एक बड़े वोट बैंक, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 40% के आसपास पिछड़े हैं, उस बड़े वोट बैंक में सेल लगाने की कोशिश की जा रही है और अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश की जा रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।